वेलकम बैक गाइस टू मैथमेटिकल रीजनिंग जेईई मेन कॉन्सेप्ट्स पार्ट 5। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे द फोर्थ लॉजिकल ऑपरेटर दैट इज द बाई कंडीशनल लॉजिकल ऑपरेटर। इसको सिंबल्स की टर्म्स में यूज़ किया जाता है डबल हेडेड एरो सिंबल से, और इसको वर्ड्स में यूज़ किया जाता है बाय यूजिंग इफ़ एंड ओनली इफ़। तो इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है यू विल गेट इन टू IIT इफ़ एंड ओनली इफ़ आई विल बाई यू एन आईफोन। तो यहाँ पे हमने दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट किया है इफ़ एंड ओनली इफ़ से। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को बोल देता हूँ P और सेकंड स्टेटमेंट अगर है Q, तो हम सिंबल्स की टर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं P डबल हेडेड एरो Q। इस तरह के स्टेटमेंट्स के चार केसेस हो सकते हैं पॉसिबल। सेकंड केस में मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेटमेंट में नॉट लगा दिया, तो यहाँ पे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है नॉट सिंबल के साथ, नॉट P इसको लिखा है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे उसको मैंने सेम ही लिखा है बिकॉज देर इज नो नॉट। अब थर्ड केस हो सकता है जब सेकंड पार्ट में नॉट है तो यहाँ पे लिखा है हमने नॉट Q। फोर्थ केस जो पॉसिबल है जब दोनों केसेस में यहाँ पे क्या है नॉट, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट P डबल हेडेड एरो नॉट Q। P इफ एंड ओनली इफ। Q को और तरीके से हम लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं P इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर Q। उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है P इज इक्विवेलेंट टू Q। और इफ एंड ओनली इफ को शॉर्ट में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं IFF। इफ एंड ओनली इफ बाय कंडीशनल लॉजिकल ऑपरेटर को आप इफ देन से कंफ्यूज मत करिएगा। उस केस में क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन होती है P इज सफिशिएंट फॉर Q। यहाँ पे एक्स्ट्रा कंडीशन है दिस इज ऑल्सो नेसेसरी। सिमिलर टू कंडीशनल लॉजिकल ऑपरेटर, P को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट और Q को हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। अब हम समझते हैं इसकी ट्रुथ टेबल। तो जो बाय कंडीशनल लॉजिकल ऑपरेटर है उसको आप समझ सकते हैं एज टू वे कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉमिस। मैंने आपके साथ कंडीशनल लॉजिकल ऑपरेटर दैट इज इफ एंड देन लॉजिकल ऑपरेटर में डिस्कस किया था कि वो क्या होता है, इट्स ए कॉन्ट्रैक्ट बट दैट इज ए वन वे कॉन्ट्रैक्ट। ये है टू वे कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है, अगर ये होगा तो ये भी होगा और अगर ये होगा तो ये भी होगा, तो ये दोनों साइड में ही ट्रू होगा, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं P इफ एंड ओनली इफ Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू इफ P देन Q एंड इफ Q देन P। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है फ्रंट डायरेक्शन में भी वैलिड होना चाहिए और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी वैलिड होना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। दैट इज लाइक ए टू वे कॉन्ट्रैक्ट और ए प्रॉमिस। तो इसका अब हम इसी तरीके से बनाएंगे एक ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल में हम पता है कि चार पॉसिबल केसेस होते हैं TTFF TF TF। तो अब हमें ये पता है कि ये टू वे कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉमिस है। तो हमने डिस्कस किया था पहले इफ P देन Q में फॉल्स आउटकम कब आता है, जब यहाँ पे ट्रू होता है और यहाँ पे फॉल्स होता है। तो इस केस में भी तब ऐसा ही होगा। तो जब यहाँ पे ट्रू होगा और यहाँ पे फॉल्स होगा तो यहाँ पे भी आउटकम क्या आएगा, फॉल्स आएगा। लेकिन इस केस में क्या है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में भी वैलिड होना चाहिए, तो जब ये फॉल्स होगा तब भी इसका आउटकम क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे एंड लिखा हुआ। ये कब फॉल्स होगा, जब ये ट्रू होगा और ये फॉल्स होगा। तो जब Q ट्रू होगा और P फॉल्स होगा उस केस में भी आउटकम क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नहीं तो हमेशा आउटकम क्या आएगा, P इफ एंड ओनली इफ का ट्रू आउटकम आएगा। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि ट्रू आउटकम कब आएगा, जब दोनों ट्रू होंगे या जब दोनों फॉल्स होंगे। इसका मतलब क्या है, इफ यू विल कीप योर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देन आई विल ऑल्सो हैव टू कीप माई पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और अगर यहाँ पे फॉल्स होगा, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रखेंगे अपने साइड का, तो मैं भी अपने साइड का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रखूंगा। उस केस में आउटकम क्या आएगा, ट्रू आउटकम आएगा। इस लॉजिकल इक्विवेलेंस को हम एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कैसे, बाय यूजिंग स्विचेरो लॉ। हमने डिस्कस किया था पार्ट 4 में स्विचेरो लॉ। इफ P देन Q को हम लिख सकते हैं नॉट P यूनियन Q। तो यहाँ पे हम इस पार्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं नॉट P यूनियन Q इंटरसेक्शन नॉट Q यूनियन P। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ऐसा भी लिखा जा सकता है P इफ एंड ओनली इफ Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस ऑल्सो। तो इस तरीके से भी एग्जाम में इसको पूछ सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉजिकल इक्विवेलेंस है वो है कि दिस इज ऑल्सो लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P एंड Q और नॉट P एंड नॉट Q। इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स इसको समझना काफी आसान है। ये पोर्शन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, P इज ट्रू एंड Q इज ट्रू। और ये पोर्शन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, P इज फॉल्स एंड Q इज फॉल्स। तो हमें दोनों केसेस में क्या लेना है, यूनियन लेना है, दैट इज ऑल। तो यहाँ पे अगर हम ट्रूथ टेबल में नोटिस करेंगे P ट्रू एंड Q इज ट्रू, दैट इज TT। तो आउटकम क्या है, ट्रू है। और ये देखेंगे P इज फॉल्स Q इज फॉल्स, तब भी अगर हम आउटकम देखेंगे तो क्या है, ट्रू। इसका मतलब क्या है, इन दोनों केसेस का अगर आप यूनियन लेंगे तो आउटकम क्या आएगा, सिर्फ ट्रू ही आउटकम आएगा। और उस केस में क्या होगा, द टू वे कॉन्ट्रैक्ट और द टू वे प्रॉमिस इज ऑलवेज वैलिड। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं P इफ एंड ओनली इफ Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस पार्ट। इसको आप ट्रूथ टेबल बना के भी खुद से वेरीफाई जरूर करिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉजिकल इक्विवेलेंस है P is logically equivalent to Q. This statement is
सेम एज P if and only if Q is a tautology। तो पहले देखते हैं हम टॉटोलॉजी कहाँ पे है। इस ट्रूथ टेबल में टॉटोलॉजी यहाँ है और टॉटोलॉजी यहाँ है। तो उस केस में अगर हम नोटिस करेंगे P और Q में, तो उनके आउटकम है T और F और सेम ही ऑर्डर में है। तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट टू ईच अदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉजिकल इक्विवेलेंस है P if and only if Q is also logically equivalent to Q if and only if P। तो इस तरीके से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। हमें क्या करना है, इनके आउटकम को इंटरचेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो टी टी ही आएगा, ये टी ही आएगा। यहाँ पे एफ टी में चेंज हो जाएगा तब भी आउटकम एफ ही आएगा। ये टी एफ में चेंज होगा तब भी एफ आएगा। ये तो एफ एफ सेम ही रहेगा तो भी यहाँ पे आउटकम टी आएगा। तो ये भी हम ट्रूथ टेबल से वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट है वो है ये, दिस इज ऑल्सो लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नॉट पी इफ एंड ओनली इफ नॉट क्यू। इसको समझना भी काफ़ी आसान है। तो देखिए जैसे मैंने P से नॉट P किया और Q से नॉट Q किया, तो ट्रूथ टेबल में क्या हुआ, ये F में चेंज हो गया, ये भी F में, तो आउटकम क्या आएगा, T ही आएगा। और ये T में चेंज हो जाएगा, ये T में, तो भी आउटकम क्या आएगा, T ही आएगा। तो ये फर्स्ट और लास्ट तो सेम ही आ गए। और यहाँ पे TF FT में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे FT TF में चेंज हो जाएगा, तब भी आउटकम FF ही आएगा। तो उस केस में भी क्या है, सेम ही ट्रूथ टेबल हमें वापस मिल जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो स्टेटमेंट गिवन है, यू विल गेट इनटू IIT इफ एंड ओनली इफ आई विल बाय यू एन आईफोन, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पहले मैं ये लिख लेता हूँ, आई विल बाय यू एन आईफोन, फिर मैं ये लिख लेता हूँ, क्योंकि ये टू वे कॉन्ट्रैक्ट है तो दोनों साइड में कोई भी स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे नॉट लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पे भी नॉट लगाना पड़ेगा, तभी ये स्टेटमेंट वैलिड होगा। ये जितने भी लॉजिकल इक्विवेलेंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, इनकी आप ट्रूथ टेबल बना के भी खुद से प्रैक्टिस करिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन विच केम इन जेईई मेन एग्जाम इन 2014 इन बी आर्किटेक्चर पेपर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है लेट पी एंड क्यू बी एनी टू प्रोपोजिशंस। हमें चेक करना है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के बारे में कि दे आर आइदर ट्रू और दे आर फॉल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट 1 से। हमें चेक करना है कि ये जो चीज़ है दिस इज ए टॉटोलॉजी और नॉट। अब किसी भी क्वेश्चन में अगर कंपाउंड स्टेटमेंट को हमें चेक करना है जिसमें बाय कंडीशनल लॉजिकल ऑपरेटर है कि वो टॉटोलॉजी है या वो फैलेसी है, तो हमेशा मैं उसको चेक करता हूँ यूजिंग ट्रूथ टेबल, क्योंकि वो फास्टर मेथड है और वो ईजियर मेथड भी है। दूसरा मेथड क्या है, बाय यूजिंग स्विचरू लॉ। तो हमें पता है कि जो बाय कंडीशनल लॉजिकल ऑपरेटर होता है उसमें 2 बार स्विचरू लॉ लगाना होता है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे भी स्विचरू लॉ लगाना पड़ेगा क्योंकि दिस इज इफ पी देन क्यू, और यहाँ पे 2 बार लगाना पड़ेगा दिस इज टू वे कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन में चेंज हो जाएगा, जिसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो हम इसको हमेशा सॉल्व करेंगे एग्जाम में यूजिंग ट्रूथ टेबल। और जब भी ट्रूथ टेबल बनानी है हम पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे। पहले हम बनाते हैं इस पोर्शन की ट्रूथ टेबल, दैट इज इफ पी देन क्यू। वो हम डिस्कस कर चुके कि जब टी एफ आता है तभी आउटकम एफ आएगा, नहीं तो हमेशा क्या आएगा, टी आएगा। उसके बाद में हम इसके साथ कंबाइन करेंगे बाय कंडीशनल ऑपरेटर विथ क्यू। तो हम इस पार्ट की ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो इसकी अगर हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो उसके लिए मैं ये हाइड कर लेता हूँ। और हमें पता है इसमें आउटकम कब फॉल्स आता है, जब या तो टी एफ होगा या एफ टी होगा। तो यहाँ पे नोटिस करेंगे एक ही केस में एफ टी है तो एफ आएगा, नहीं तो आउटकम क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। उसके बाद में हमें यूनियन लेना है नॉट पी के साथ। तो पहले मैं बना लेता हूँ यहाँ पे नॉट पी, दैट इज अपोजिट ऑफ पी। तो टी टी एफ एफ चेंज हो जाएगा एफ एफ और टी टी में, और हम इसका ले लेंगे यूनियन। तो अगर हम इसका यूनियन लेंगे तो हमें पता है क्या होता है, टी एफ से क्या आता है टी, टी एफ से टी। सिर्फ फॉल्स कब आएगा, जब दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं कि सारे आउटकम क्या है, ट्रू। इसका मतलब क्या है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस इज ए टॉटोलॉजी। अब हम चेक करते हैं स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 में हमें चेक करना है वेदर दिस इज ए फॉलेसी और नॉट। अब हम यहाँ पे नोटिस करेंगे तो बाय कंडीशनल सिर्फ इतने स्मॉल पोर्शन में है। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है यहाँ पे सिर्फ क्या है, यूनियन और इंटरसेक्शन ही है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस पोर्शन को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ यूजिंग द प्रॉपर्टीज एंड डी मॉर्गन्स लॉ। तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो सबसे पहले स्टेप पे हम क्या करेंगे, इस नॉट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे इस ब्रैकेट में। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, नॉट ऑफ नॉट पी, इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा यूनियन में, यह आएगा नॉट ऑफ क्यू। उसके बाद में ये पोर्शन सेम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ नोटिस करेंगे नॉट 2 बार है तो नॉट को हम हटा सकते हैं, तो ये बेसिकली पी ही लिखा हुआ है। और ये पोर्शन अब हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद में मैंने आपको बताया था हमेशा चेक करना है कि जब भी यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों इन्वॉल्व हैं तो हम देखेंगे ब्रैकेट्स में से कुछ कॉमन तो नहीं ले सकते। हमें यहाँ दिख रहा है कि ये पार्ट क्या है, कॉमन, तो इसको मैं ब्रैकेट के बाहर लिख लूंगा। और रिमेनिंग पोर्शन क्या है, नॉट क्यू इंटरसेक्शन क्यू। तो यहाँ पे क्या है, क्यू का इंटरसेक्शन लेना है नॉट क्यू के साथ, दैट विल बी व्हाट, दिस पोर्शन विल बी फैलेसी।
तो बेसिकली मुझे यूनियन लेना है फैलेसी के साथ, तो फैलेसी के साथ जब भी यूनियन लेते हैं तो हमें सेम ही सैंपल स्पेस सेम ही पार्ट मिलता है, दैट इज पी। तो स्टेटमेंट 2 का ये वाला पोर्शन चेंज हो गया है पी में, उसका बाय कंडीशनल लेना है पी के साथ। तो हमारा स्टेटमेंट 2 बेसिकली है पी बाय कंडीशनल विद पी। तो अब अगर हम यहाँ नोटिस करेंगे, अगर ये ट्रू है ये भी ट्रू है तो उसके इसमें आउटकम क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। और अगर ये फॉल्स है ये फॉल्स है तब भी आउटकम क्या आएगा, ट्रू ही आएगा, और तो कोई केस पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज ए टॉटोलॉजी, दिस इज नॉट ए फैलेसी। इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट 2 हमारा फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 हमने ऑलरेडी चेक किया वो क्या था, ट्रू। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन इज डी। तो एग्जाम में आप ध्यान रख सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में बाय कंडीशनल स्मॉल पोर्शन में है और यूनियन इंटरसेक्शन लार्ज पोर्शन में है, तो लार्ज पोर्शन में पहले यूनियन इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी लगाकर उसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, उसके बाद में आप ट्रूथ टेबल बना के आसानी से चेक कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेगेशन इन बाय कंडीशनल। तो नेगेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, दैट विल बी नॉट ऑफ पी बाय कंडीशनल क्यू। अब नेगेशन को दो तरीके से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। एक तो इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे दैट दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस, तो हम इस नेगेशन को लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ होल ऑफ दिस। अब हम यूज करेंगे यहाँ पे स्विचरू लॉ जो हमने डिस्कस किया पहले, दैट इज दिस कैन बी रिटन एज नॉट पी यूनियन क्यू। तो इस पोर्शन को हम लिख लेंगे नॉट पी यूनियन क्यू, इसको लिख लेंगे नॉट क्यू यूनियन पी। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे, नॉट को करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। तो पहले में आएगा यहाँ पे इसका पोर्शन में नॉट आएगा, इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा यूनियन में, फिर दूसरे पोर्शन में भी क्या आएगा, नॉट आएगा। अब हम फिर से डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे, यहाँ पे नॉट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहले आएगा नॉट ऑफ पी, दैट विल बिकम पी, यूनियन विल बिकम इंटरसेक्शन, यहाँ पे आएगा नॉट ऑफ क्यू। ये यूनियन हम यहाँ पे फिर से लिख लेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसमें, तो नॉट ऑफ नॉट क्यू हो जाएगा क्यू, फिर इसको यूनियन को कर लेंगे इंटरसेक्शन, यहाँ पे आएगा नॉट ऑफ पी। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है। तो इस तरीके से अगर स्टेटमेंट गिवन है यू विल गेट इनटू आईआईटी इफ एंड ओनली इफ आई विल बाय यू एन आईफोन, इसका नेगेशन हम कैसे लिख सकते हैं, पहले स्टेटमेंट को हम चेंज नहीं करेंगे, फिर लिखेंगे एंड, फिर सेकंड स्टेटमेंट में लगाएंगे हम नॉट, फिर बीच में लगाएंगे हम यूनियन दैट इज और, उसके बाद में पहले स्टेटमेंट का कर देंगे हम नॉट, फिर लिखेंगे एंड, फिर लिखेंगे सेकंड स्टेटमेंट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टेटमेंट के बाय कंडीशनल का एंड और नॉट में इस तरीके से उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, इस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो हमने डिस्कस किया कि इफ एंड ओनली इफ के नेगेशन को एंड और की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि नेगेशन को हम इफ एंड ओनली इफ की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो इसको नेगेशन को डिफाइन किया गया है, दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी इफ एंड ओनली इफ नॉट क्यू। इसका मतलब क्या है, ये जो स्टेटमेंट है इसका हम कैसे लिखेंगे नेगेशन, कि इस पार्ट को तो हम सेम ही लिख लेंगे इफ एंड ओनली इफ, फिर सेकंड पार्ट में हम लगा देंगे नॉट। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं नेगेशन। और एक और तरीका ये है कि इसको आप नेगेशन को इस फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं कि पहले का नॉट लिख लें, दूसरे में नॉट नहीं लिखें। तो नेगेशन को ऐसे भी डिफाइन किया गया है, यू विल नॉट गेट इनटू आईआईटी एंड इफ एंड ओनली इफ आई विल बाय यू एन आईफोन। तो इस दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप इसको चेक भी कर सकते हैं बाय मेकिंग ट्रुथ टेबल कि ये दोनों क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं। तो जो बाय कंडीशनल है इफ एंड ओनली इफ, उसके नेगेशन को इफ एंड ओनली इफ में भी लिखा जा सकता है एंड और में भी लिखा जा सकता है। वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या गिवन है। अभी तक जो जेईई मेन में क्वेश्चन आए हैं उसमें इन्हीं नेगेशंस को यूज किया गया है, इसी फॉर्म में क्वेश्चन को पूछा गया है। नेगेशन के टोटल पॉसिबल केसेस कितने हो सकते हैं, 4 केसेस, कि यहाँ पे दोनों में नॉट नहीं है तो हमने डिफाइन कर लिया। अब अगर यहाँ पे नॉट है तो हमें क्या करना है, एक में नॉट अप्लाई करना है, एक में नहीं करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, सेकंड में नॉट अप्लाई कर दिया, फर्स्ट को सेम रखा, फिर हमने क्या किया, फर्स्ट में नॉट अप्लाई किया तो वो नॉट नॉट कैंसिल होकर पी में चेंज हो गया, सेकंड में नॉट नहीं अप्लाई किया, दिस इज द नेगेशन। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इस तरीके से इसका भी नेगेशन अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड में अप्लाई किया वो चेंज कर दिया, फिर फर्स्ट में अप्लाई किया वो चेंज कर दिया, दूसरे को चेंज नहीं किया। फिर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो सेकंड में नेगेशन अप्लाई किया ये क्यू में चेंज हो गया, फिर फर्स्ट में नेगेशन अप्लाई किया ये पी में चेंज हो गया। इस तरीके से हम नेगेशंस को डिफाइन कर सकते हैं फॉर डिफरेंट बाय कंडीशनल्स। अब यहाँ पे देखिए एक नोटिस करने वाली चीज क्या है, अगर आप नोटिस करेंगे इन दोनों के नेगेशंस को तो वो सेम ही है। देखिए ये इसके इक्वल है और ये भी क्या है, ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब क्या है, पहले मैंने डिस्कस किया था दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस, तो वो इसके नेगेशन से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वो सेम ही नेगेशन आ रहे हैं। और जो रिमेनिंग 2 है अगर हम उसमें चेक करेंगे तो उनके नेगेशन भी आप चेक करेंगे तो देखिए वो सेम ही है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है। इसका मतलब क्या है, दिस इज ऑल्सो लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस, सो दीज पेयर्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। अब पहले हमने डिस्कस किया था कि दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस,
तो उससे हम ये भी निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, ये इसके लॉजिकल इक्विवेलेंट है। अब यहाँ नोटिस करिए यहाँ नॉट पी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी पी को नॉट पी से रिप्लेस कर देंगे, इसमें भी पी को नॉट पी से रिप्लेस कर देंगे। तो इसमें जब पी को नॉट पी लिखेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें नॉट पी लिखेंगे तो नॉट ऑफ नॉट पी, तो उसमें चेंज हो जाएगा। तो उससे भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लॉजिकल इक्विवेलेंट है तो ये भी क्या होंगे, लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन नेगेशन विच केम इन जेईई मेन एग्जाम इन 2015। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, पी क्यू एंड आर। अब हमें निकालना है नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, वहां पहले गिवन है सुमन इज ब्रिलियंट, तो पहले हम इसको पी क्यू आर की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये कौन सा स्टेटमेंट है, यहाँ पे पी, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर आगे गिवन है एंड डिसऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट वाला स्टेटमेंट कौन सा है, आर, तो ये डिसऑनेस्ट है, मतलब ये क्या है, नॉट आर, और यहाँ पे एंड है तो एंड का सिंबल लगाएंगे, दैट इज एंड नॉट आर। आगे हमें गिवन है इफ एंड ओनली इफ सुमन इज रिच, तो सुमन इज रिच कौन सा स्टेटमेंट है, क्यू, इफ एंड ओनली इफ का सिंबल यहाँ पे लगाएंगे, दैट इज डबल हेडेड एरो एंड फॉलोड बाय क्यू। तो ये स्टेटमेंट हमें यहाँ पे गिवन है, हमें इस स्टेटमेंट का निकालना है नेगेशन। ये हमारा क्वेश्चन है और उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हमें नेगेशन मैंने डिफाइन किया था आपके साथ, कैसे निकालते हैं हम, या तो हम निकालते हैं इसका नॉट ले लेंगे, सेकंड का नॉट नहीं लेंगे, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, सेकंड का नॉट लिया है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट का नॉट ले लें और सेकंड का नॉट नहीं ले। तो इन दोनों तरीके से आप नेगेशन को डिफाइन कर सकते हैं। इस पार्ट को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं नॉट को डिस्ट्रीब्यूट करके। तो ये क्या आएगा, नॉट पी यूनियन नॉट ऑफ नॉट आर, दैट इज आर। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम मैच करते हैं ऑप्शन। तो यहाँ देखिए नॉट पी यूनियन आर यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे नॉट क्यू है, तो ये तो ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। और पी इंटरसेक्शन आर वाला देखिए यहाँ पे, ये ऑप्शन भी मैच नहीं हो रहा। यहाँ पे पी यूनियन नॉट आर है, ये भी मैच नहीं हो रहा। तो ये ऑप्शन देखिए पी इंटरसेक्शन नॉट आर, वो इससे मैच हो रहा है, और नॉट क्यू भी मैच हो रहा है, लेकिन इनको हमने सिर्फ रिवर्स किया है। तो हमने डिस्कस किया था कि हम इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, वो भी क्या होते हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच करता है, ऑप्शन डी। तो देखिए नेगेशन को डिफाइन करना काफी आसान है। सेकंड जो नेगेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है उसी पे बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप उसको इस फॉर्म में, सिंबल की फॉर्म में चेंज कर लीजिए, उसके बाद में आप नेगेशन को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप ये क्वेश्चंस खुद से ट्राई करिए जेईई मेन एग्जाम इन 2013, 2014। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में नीचे लिख दीजिए एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। So guys, this was the last concept in this video tutorials of mathematical reasoning. I hope you liked it and learnt a lot from it. आप ये ट्यूटोरियल सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम डिजर्विंग स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। So that's all for now and I will see you in the next video.